नैन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो इतिहास की सीरीज हमारी चालू हुई थी उसी में अगला होगा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम जानेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बन के आया तो बंगाल में क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कार्य किया उसने। कहा जाता है कि यही वारेन हेस्टिंग्स है जिसके खिलाफ ब्रिटेन की संसद में महाभियोग भी चला था इसके कार्यों के लिए। तो हम देखेंगे। और ये भी कहा जाता है कि रियल में जिस क्लाइव ने जो नींव रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में, उसको आगे बढ़ाने वाला, मजबूत करने वाला वारेन हेस्टिंग्स ही था। ये अपने कई कार्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अवध की बेगमों पे इसने पैसे के लिए दबाव डाला था। कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए इसकी आलोचना भी की जाती है। तो इसी को हम समझेंगे वारेन हेस्टिंग्स के कार्य। सबसे पहले अगर हम देखें तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। अब दोहरी प्रणाली क्या है अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों, जो क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन चालू किया था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि द्वैध शासन क्या है, जिसमें पूरा उत्तरदायित्व तो नवाब को दे दिया गया था और पूरा अधिकार किसके पास था, वो था अंग्रेज़ों के पास। तो इस व्यवस्था ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, अगर शासन करना है तो बंगाल में भी कुछ होना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में जब क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स आता है तो सबसे पहला काम करता है दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करता है। तो क्वेश्चन यहाँ दो बनता है, द्वैध शासन को लागू करने वाला कौन था? तो वो था क्लाइव। और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत आने वाला पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का शासन की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा होती है। पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बनता है। इसी के काल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इलीज इम्पे उसके चीफ जज बनते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जब आता है तो ये कई प्रकार के सुधार करने की कोशिश करता है। सबसे पहला कोस को, जो कोस मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाता है। दूसरा, मुन्नी बेगम जो नवाब की संरक्षक बनती हैं, मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षक बनाता है। इसके बाद याद रखिएगा, अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भूमि कर को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो भूमि कर के लिए ये कोई निश्चित नीति नहीं अपनाता। तो कहा जाता है कि भूमि कर के लिए जो वारेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था अपनाई उसको कहा जाता है अशुद्धि और परीक्षण का नियम। अशुद्धि और परीक्षण का नियम, अर्थात ट्रायल एंड एरर की पॉलिसी अपनाता है। अर्थात कोई निश्चित नीति नहीं अपनाता। शुरुआत में सबसे ज़्यादा नीलामी करने वाले को दे दिया जाता है, फिर 1 साल की बोली लगाने वाले को दिया जाता है। इसका मतलब क्या था कि लगातार ये प्रयास करते रहे, परिवर्तन करते रहे, लेकिन कोई एक निश्चित पॉलिसी अपना नहीं पाए। आगे इसी अधूरे कार्य को कॉर्नवालिस पूरा करता है जब जमींदारी बंदोबस्त को भारत में लागू करता है। लेकिन फिर भी इसने शुरुआत की भूमि बंदोबस्त को कैसे किया जाए इसके लिए चालू किया। तो इसीलिए क्वेश्चन भी बनता है कि वारेन हेस्टिंग्स के अधूरे कार्यों को कॉर्नवालिस ने पूरा किया। तो सबसे पहले भूमि सुधार के लिए प्रयास करता है। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था में सुधार करता है। अभी तक क्या था कि जो जमींदार होते थे वही सब कुछ करते थे, न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था को देखते थे, मध्यस्थों का बोलबाला था, कोई निश्चित नीति नहीं थी न्याय की। तो सबसे पहले क्या करता है कि प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करता है। याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करता है। दोस्तों, जो दीवानी न्यायालय की स्थापना करता है तो दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन होता है। इसमें हिंदुओं पे हिंदू विधि, मुसलमान पे मुस्लिम विधि लागू होती है। इसके ऊपर का ये 500 तक का मामला सुनते हैं और इसके ऊपर के लिए सदर दीवानी अदालत होती है जिसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है जो निर्णय देती थी। फौजदारी न्यायालय भारतीयों के अधीन था, मुफ्ती सहायता करते थे। फौजदारी न्यायालय में मुस्लिम विधि लागू होता था। इस प्रकार न्याय व्यवस्था में सुधार करने की, बिचौलियों से मुक्त करने की कोशिश करता है। और पूर्णतः न्याय व्यवस्था में जो सुधार होता है वो कॉर्नवालिस के काल में होता है, जब वो दीवानी और फौजदारी न्यायालय की नीचे से ऊपर तक लड़ी बनाता है। मतलब यहाँ भी इसके पूरे कार्य को पूरा करने वाला होता है, कॉर्नवालिस पूरा करता है। इसके बाद इसने जो अगला काम किया कि टैक्स के जितने छोटे छोटे चुंगी घर थे उनको बंद करा देता है। केवल हुगली, अगर हम बात करें तो हुगली, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका और पटना, ये 4 जगह टैक्स के लिए बनाया जाता है। मतलब 4 बंगाल में, 1 बिहार में। और टैक्स की दर रखी जाती है 2.5%। इस तरीके से इसमें आंतरिक सुधार करने की कोशिश करता है।
इसी के काल में याद रखिएगा, एक बहुत कहा जाता है कि एक फेमस केस के लिए जाना जाता है, नंद कुमार केस होता है। नंद कुमार केस में अगर कहा जाए तो नंद कुमार ये बंगाली ब्राह्मण है जो यह आरोप लगाता है वारेन हेस्टिंग्स पे कि वारेन हेस्टिंग्स मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षक बनाने के लिए घूस लेता है। जब यह गवर्नर जनरल की काउंसिल में यह आरोप लगाता है नंद कुमार, तो उल्टा कहा जाता है कि नंद कुमार को फंसाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स दो लोगों से इसके खिलाफ गवाही दिलाता है। एक होता है आपका कमालुद्दीन और दूसरा होता है मोहनदास, और इन दोनों के बयान पे जालसाजी पे नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। ये पहली न्यायिक हत्या कही जाती है, इसके काल में होती है। जो इली जिम्पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इसका दोस्त होता है, और नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। मतलब पावर का मिसयूज यहाँ पहली बार दिखाई देता है इस केस में, नंद कुमार केस में, एक बंगाली ब्राह्मण को जिसकी फांसी से हत्या कर मतलब फांसी दे दी जाती है। तो अगर वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार करने की कोशिश की, भूमि सुधार करने की कोशिश की, वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक में आंतरिक व्यापार को कैसे नियंत्रित किया जाए इसको करने की कोशिश की। इसके अलावा इसी के काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसका बेसिक पर्पज है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो की जाती है सर विलियम जोन्स के द्वारा, कि भारतीय की मतलब अगर भारत में शासन करना है तो भारतीय संस्कृति को जानना पड़ेगा, भारतीय कल्चर को जानना पड़ेगा। तो इसी के थ्रू भारतीय किताबों का अनुवाद भी किया जाता है, ये करते हैं जिससे कि भारत की उसको जाना जाए, और यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसे की स्थापना कराता है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना कराता है। ये इसके ऐसे कार्य रहे जो इसने इन क्षेत्रों में कार्य किया, सुधार के क्षेत्र में। अगर इसके काल में हम देखें युद्ध कौन कौन से हुए, तो इसी के काल में याद रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसकी हम चर्चा पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि यह सूरत की संधि से चालू होता है और सालाबाई की संधि से समाप्त होता है, जिसमें हमने क्रम भी बताया था, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि। तो पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के काल में होता है। इसी के काल में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो समाप्त होता है मंगलौर की संधि से। और इसी में कहा जाता है कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान से संधि होती है। इसी के काल में अगर हम बात करें तो अवध की बेगमों पे पैसे का दबाव डालता है, यहाँ तक कि उनको अपने जेवर देना पड़ता है। तो इस तरीके से बनारस में बलवंत सिंह की जागीर, बनारस पे भी ये अधिक से अधिक पैसा लेने का दबाव डालता है, और लगातार मतलब ये किसी भी तरीके से धन ना इसकी लगातार ये कोशिश करता है। ये था वारेन हेस्टिंग्स के पूरे कार्य। और कहा जाता है कि इसका अपने फ्रांसिस जो इसके चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के साथ एक 4 मेंबर काउंसिल बनी थी और निर्णय लेना था बहुमत से। तो कहा जाता है कि शुरुआत में फ्रांसिस इसका विरोधी था और कई बार काउंसिल की मीटिंग में इन दोनों का विरोध भी होता रहा है कई बार काउंसिल की मीटिंग में। तो ये आपका पूरा रहा वारेन हेस्टिंग्स के कार्य, और इसी वारेन हेस्टिंग्स के कार्य को आगे बढ़ाता है कॉर्नवालिस, और इस प्रशासनिक सुधार को एक स्थिति देता है, इस्टेब्लिशमेंट देता है कॉर्नवालिस, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।